हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस हम पढ़ रहे हैं, जो है आपका सेमेस्टर 1 इन FY BCom। बिजनेस के बारे में हमने पढ़ लिया, फीचर्स भी हमने देख लिए थे। चलिए अभी आज हम पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ बिजनेस के बारे में कि स्कोप क्या रहता है बिजनेस के अंदर। बिज़नेस हमने पढ़ा था कि चलिए रिसोर्सेज हम ला देते हैं सारे, उसका यूज़ करते हैं, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उस रॉ मटेरियल से हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं एंड गुड्स बनाते हैं या सर्विस देते हैं कस्टमर को। लेकिन अब ये बिज़नेस किस किस तरह के हो सकते हैं, ठीक है, स्कोप क्या है बिज़नेस का, वो हमें पढ़ना है। चलिए अभी देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने डायग्रामेटिकली हमें पहले तो कुछ बताया है एंड उसके पहले उन लोगों ने कुछ मीनिंग दिया है। द स्कोप ऑफ बिजनेस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स और एरियाज ऑफ बिजनेस। बिजनेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा बिजनेस को। एक रहता है इंडस्ट्री एंड दूसरा आता है कॉमर्स। Now business is concerned with production and distribution of goods and services. The business activities are classified into 2 groups. देखिए बिजनेस में एक बात हो जाएगी गुड्स को बनाना या प्रोड्यूस करना, दूसरी चीज़ आती है उसे डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब कस्टमर तक पहुंचाना, ठीक है, ये दूसरी बात हो जाती है। अब इस बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है बिजनेस को। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है इंडस्ट्री एंड दूसरा आता है कॉमर्स। अब जब हम इस इंडस्ट्री पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होगा या हम कहेंगे मैन्युफैक्चर होगा, वो पार्ट यहाँ पे आने वाला है। एंड दूसरा आएगा कॉमर्स। अब ये कॉमर्स में क्या होगा, सबसे पहला आता है ट्रेड। अब ये ट्रेड में क्या होने वाला है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट की बात की कि गुड्स तो बन चुका है, प्रोडक्शन हो गया है, लेकिन वहाँ से कस्टमर तक पहुँचना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, तो वो आएगा यहाँ पे ट्रेड में। एंड दूसरा यहाँ पे आता है एड्स टू ट्रेड। अब ये जो पार्ट है, गुड्स जो प्रोडक्शन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कस्टमर तक, तो उसे सपोर्ट करने के लिए काफ़ी सारे बिजनेसेस डेवलप हुए हैं। तो वो सारे बिजनेस आएंगे यहाँ पे एड्स टू ट्रेड में। अब ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इंडस्ट्री में हमें कौन कौन से टाइप्स दिए हैं। प्राइमरी आएगा, जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ये 5 आएंगे इंडस्ट्री में। सो लेट्स स्टार्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री में क्या होगा, मेनली गुड्स को एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा। द इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। द इंडस्ट्री रिप्रेजेंट्स सप्लाई साइड, दैट इज सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट टू मीट डिमांड ऑफ कस्टमर्स। सप्लाई साइड यहाँ पे देखा जाएगा कि कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट है गुड्स की या सर्विस की, उसकी सप्लाई जनरेट होनी चाहिए, वो पार्ट यहाँ पे देखा जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कौन कौन से टाइप्स के इंडस्ट्रीज होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा प्राइमरी, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन, एक्सट्रैक्टिव, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग। चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आने वाला है प्राइमरी इंडस्ट्री। अब ये प्राइमरी इंडस्ट्री की जब हम बात करेंगे तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा ये रहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर या फिर फिशिंग या फिर फॉरेस्ट्री, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के। नाउ दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी गुड्स सच एज राइस, कॉटन, फिश एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर एंड फिशिंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ यहाँ पे होगी, या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन यहाँ पे होगा। नाउ नेक्स्ट इज जेनेटिक इंडस्ट्रीज। चलिए अभी जेनेटिक की बात करते हैं। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द रिप्रोडक्शन, यहाँ पे रिप्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होगी।
and multiplication of certain species of plants and animals with the object of sale। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स है कैटल ब्रीडिंग, पोल्ट्री, प्लांट नर्सरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जैसे हम डेयरी बिजनेस कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी जेनेटिक में आती है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज इसे हम कहेंगे। नाउ थर्ड आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। अब ये एक्सट्रैक्टिव में क्या होगा, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट किया मतलब प्रोडक्शन किया जाएगा। अब ये रिसोर्सेज ऐसे होंगे जिसे हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, फिर से उनका प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। तो दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स और मिनरल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। माइनिंग एंड ऑयल ड्रिलिंग आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। ये सारे एग्जाम्पल रहेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के। नाउ नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल यूज़ करके जो इंडस्ट्री फिनिश गुड्स बनाती है, गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके उसे कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में। नाउ दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विथ the production of finished goods। The finished goods can be either consumer goods or industrial goods। देखिए अब ये जो finished goods बनता है वो या तो कंज्यूमर गुड्स होगा या इंडस्ट्रियल गुड्स होगा। Now what is consumer goods? कंज्यूमर गुड्स का मतलब हो जाएगा जिसे कंज्यूमर सीधा यूज़ करने वाला है, एंड इंडस्ट्रियल गुड्स का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स जो कंज्यूमर यूज़ नहीं कर रहा है, इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है फर्दर कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। जैसे हम मान लो किसी कंप्यूटर की बात करें या लैपटॉप की बात करें या मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो क्या होगा, इसे सीधा कंज्यूमर यूज़ करने वाला है, कस्टमर यूज़ करेगा वो प्रोडक्ट लेके, वो आगे किसी प्रोडक्शन में उसे यूज़ नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम किसी मशीनरी की बात करेंगे तो वो यूज़ होता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, उसे यूज़ करके आगे और प्रोडक्शन एक्टिविटी की जाती है, तो वो हो जाएगा इंडस्ट्रियल गुड्स। नाउ टेक्सटाइल्स एंड केमिकल्स आर एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इंडस्ट्रियल गुड्स के। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। चलिए अब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होती है, उस इंडस्ट्री में क्या किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम, जैसे कि बिल्डिंग बनाना है, ब्रिजेस है, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आती है कंस्ट्रक्शन में। दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस एक्सेट्रा। ये हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। नाउ सिक्स्थ इज सर्विस इंडस्ट्री। Nowadays service sector is also referred as industry। Service sector plays an important role in the economic development of a nation। Examples: hotel, trade, tourism, transport, entertainment, information, technology। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सर्विस इंडस्ट्री के। पहले कैसा था, खाली प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था हमारी कंट्री में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था, सर्विस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन अभी आजकल कैसा हुआ है, सर्विस इंडस्ट्री बहुत जल्दी से ग्रो हो रही है। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल्स काफ़ी सारे दिए हैं, होटल का है, टूरिज़्म का है, ट्रांसपोर्ट है, एंटरटेनमेंट है, इंश्योरेंस है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। ये काफ़ी सारी सर्विस है जो बहुत फास्ट ग्रो हो रही है। उसके अंदर अभी डेवलपमेंट भी बहुत सारे हो रहे हैं, इनोवेशन भी बहुत सारे जल्दी से जल्दी हो रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पे हमने इंडस्ट्री पार्ट देखा जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, गुड्स या सर्विस बन गई, ठीक है, क्रिएट हो गई। अब जब डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट हमें देखना है तो वो हम आगे देखेंगे कॉमर्स में। चलिए, अभी कॉमर्स में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आने वाला है।
कि भाई ये जो गुड्स हमने देखा इंडस्ट्री में बन गया, फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो गया, वो पहुंचना चाहिए कस्टमर तक, ठीक है, तो वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। अभी ट्रेड की हम बात करें तो ट्रेड क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो बिजनेसमैन है या फिर हम कहेंगे जो ट्रेडर है, वो क्या करता है, गुड्स लेता है एक जगह से एंड सेल करता है कस्टमर को, ठीक है। अभी वो लेगा कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से या फिर प्रोड्यूसर से जिसने गुड्स बनाया है, तो वो वहाँ से लेगा और वो पहुँचाएगा कस्टमर तक, ठीक है। अब ये जो बीच में प्रोसेस हो रही है, जो बिजनेसमैन इन्वॉल्व हो रहे हैं कि गुड्स जहाँ पे बना वहाँ से कस्टमर तक पहुँचाना है, तो वहाँ पे एक तो आएगा होलसेलर, दूसरा आएगा रिटेलर। अब ये होलसेलर क्या करेंगे, वो मैन्युफैक्चरर के पास से बल्क क्वांटिटी में गुड्स लेते हैं, ठीक है, एंड बल्क क्वांटिटी में सेल करते हैं रिटेलर को। अब उसके बाद रिटेलर क्या करने वाला है, रिटेलर होलसेलर से लेंगे, बल्क क्वांटिटी में खरीदेंगे एंड फिर वो सेल करेंगे कस्टमर को। वो बल्क क्वांटिटी में नहीं रहेगा, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में रहेगा एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। चलिए अभी इट इज़ अ कॉमर्स की बात करते हैं सबसे पहला। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज़ कंसर्न विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। कॉमर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। एक आता है ट्रेड, दूसरा है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड जहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिटेलर है या होलसेलर है, वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेंगे एंड पहुँचाएंगे कस्टमर तक, ये पार्ट आएगा अंडर ट्रेड। एड्स टू ट्रेड में क्या आने वाला है, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस जो इस ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, वैसे बिजनेसेस हम वहाँ पे पढ़ेंगे। नाउ द फॉलोइंग चार्ट इंडिकेट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कॉमर्स का क्या क्लासिफिकेशन होगा जिसे हम पढ़ते हैं डिटेल में। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अभी ट्रेड में दो पार्ट किए गए हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल से उनका मतलब है विद इन हमारे कंट्री जो ट्रेड होगा उसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। जो भी बाइंग सेलिंग पार्ट है हमारी कंट्री के अंदर ही हो रहा है, बायर भी यहीं पे है, सेलर भी यहीं पे है, वो हो जाएगा इंटरनल ट्रेड। दूसरा है एक्सटर्नल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाइंग या सेलिंग होने वाला है, उसे कहेंगे हम एक्सटर्नल ट्रेड। अब इंटरनल में दो पार्ट होंगे, रिटेल एंड होलसेल। एक्सटर्नल में तीन होंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। अब एड्स टू ट्रेड जो हम देखने वाले हैं, जो बिजनेसेस ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, उसमें आने वाला है वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैनशिप, मर्केंटाइल एजेंट, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ही बिजनेसेस आएंगे एड्स टू ट्रेड के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक। सबसे पहला चालू करते हैं ट्रेड। ट्रेड से हम शुरुआत करेंगे। ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का सिंपल मीनिंग है बाय करना एंड सेल करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनीज वर्थ। यस ऑफ कोर्स, ये जो एक्टिविटी होगी बाइंग एंड सेलिंग की, तो वह ऐसे ही फ्री में तो नहीं होगी। जब कोई गुड्स सेल होगा तो उसके बदले कुछ कंसीडरेशन तो लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेलिंग होती है उसके सामने क्या मिलेगा, मनी या फिर मनीज वर्थ। नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रेड द मैन्युफैक्चरर्स कैन ट्रांसफर द गुड्स टू फाइनल कंज्यूमर। क्या होता है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ ट्रेड, ट्रेड की हेल्प से मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स ट्रांसफ़र होता है कंज्यूमर को, मतलब गुड्स पहुंचता है कंज्यूमर के पास। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। सबसे पहला है इंटरनल ट्रेड, जिसे हम कहेंगे होम ट्रेड, उसका दूसरा नाम है इंटरनल ट्रेड या हम होम ट्रेड भी कह सकते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, ठीक है। एक्सटर्नल को हम फॉरेन भी कहेंगे, फॉरेन ट्रेड। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अब इंटरनल ट्रेड की सबसे पहले बात करेंगे
अब इंटरनल ट्रेड मतलब विद इन हमारे कंट्री ही बाइंग एंड सेलिंग होगा, भले ही लोकल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, विद इन कंट्री हो रहा है, उसे हम कहेंगे इंटरनल ट्रेड। उसके आगे दो पार्ट आने वाले हैं, दो टाइप्स, वो हम देखते हैं। इंटरनल ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज होम ट्रेड। इट इज़ कंडक्टेड विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री होगा ये। इट कैन बी एट लोकल लेवल, रीजनल लेवल और नेशनल लेवल। फॉर इंस्टेंस, a manufacturer of Mumbai selling goods to a retailer of Goa is an example of home trade। देखिए, मुंबई से सेलिंग हुआ, रिटेलर ने सेल किया, कहाँ पे सेल किया? गोवा में। इंटरनल ट्रेड कहेंगे हम इसे। अभी आजकल कैसा है, पहले तो ऑनलाइन नहीं होता था बाइंग एंड सेलिंग, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारा बिजनेस होता है, ठीक है। कहीं से भी सेलर हो तो वो बेच सकता है अपना प्रोडक्ट, कहीं पे भी बायर हो उसे सेल कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये अगर विद इन इंडिया हो रहा है तो हम उसे इंटरनल ही कहेंगे। नाउ इंटरनल ट्रेड कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे इंटरनल ट्रेड को। सबसे पहला है होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज रिटेल ट्रेड। देखिए, अभी होलसेल ट्रेड की हम बात करेंगे तो हमने देखा होलसेलर क्या करेगा, सीधा मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स लेने वाला है, वो क्या करेगा, बल्क क्वांटिटी में लेगा एंड फिर वो सेल करेगा रिटेलर को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बल्क क्वांटिटी में जब गुड्स लिया जाता है तो प्राइसिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है, काफ़ी सारे डिस्काउंट बेनिफिट्स मिलते हैं। नाउ इट इन्वॉल्व्स बाइंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ from producers and selling in smaller lots to retailer. The wholesaler is a link between manufacturer and retailer. मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर क्या करने वाला है, रिटेलर को सेल करेगा, ये दोनों को लिंक बनाएगा। नाउ नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड। अब यहाँ पे क्या होगा, रिटेलर क्या करने वाला है, होलसेलर से खरीदेगा एंड उसके बाद वो सेल करेगा इंडिविजुअल कस्टमर को। इट इन्वॉल्व्स बाइंग इन स्मॉलर लॉट्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ टू द कंज्यूमर फॉर पर्सनल यूज़। अब ये जो कस्टमर गुड्स खरीदने वाला है वो फर्दर किसी को सेल नहीं करेगा, वो उस गुड्स को खुद ही यूज़ करने वाला है। नाउ द रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रिटेलर सबसे लास्ट लिंक रिप्रेजेंट करता है इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिटेलर के थ्रू सीधा कस्टमर को ही गुड्स मिल जाता है। द रिटेलर एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द होलसेलर एंड कंज्यूमर। होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में ये लिंक बनाएगा, ठीक है। होलसेलर सीधा कंज्यूमर को सेल करने नहीं जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया 2 पार्ट इन इंटरनल ट्रेड। नाउ नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी कहेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाइंग या सेलिंग होगा, जिसे हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कहेंगे, उसे कहते हैं फॉरेन ट्रेड। नाउ इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। फॉर इंस्टेंस, अ सेलर फ्रॉम न्यू दिल्ली, इंडिया sells goods to buyer at New York, USA is an example of foreign trade. It can be divided into 3 types as follows। देखिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बाइंग एंड सेलिंग हुआ, ये एग्जाम्पल है फॉरेन ट्रेड का। अब इसे 3 टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट ट्रेड, सेकेंड इज इम्पोर्ट ट्रेड एंड थर्ड इज एंटरपोर्ट ट्रेड। सबसे पहला है एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट, हमारी कंट्री से हमने किसी और कंट्री में सेल किया प्रोडक्ट, ठीक है, उसे हम कहेंगे एक्सपोर्ट। इट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फॉर इंस्टेंस, व्हेन गुड्स आर सोल्ड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट इज इम्पोर्ट। किसी और कंट्री से हमारी कंट्री में हम गुड्स बाय करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उसे हम कहेंगे इम्पोर्ट। It involves buying of goods from a seller
of another country. For instance, a buyer from India purchases goods from a seller of USA. ये एग्जाम्पल रहेगा इम्पोर्ट ट्रेड का. नाउ नेक्स्ट इज एंटरपोर्ट. एंटरपोर्ट का मीनिंग हो जाएगा कि एक कंट्री से हमने गुड्स बाय किया, इम्पोर्ट किया, उसके बाद हम किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, उस गुड्स पे हम कुछ प्रोसेस करें या फिर कुछ प्रोसेसिंग एक्टिविटी ना भी करें. ठीक है, वो हमने एक कंट्री से ख़रीदा, इंपोर्ट किया एंड किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, उसे हम कहेंगे इंटरपोर्ट. व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड देन री एक्सपोर्टेड टू सम अदर कंट्री, दैट इट इज़ कॉल्ड इंटरपोर्ट. फॉर इंस्टेंस, एन इंडियन ट्रेडर may buy goods from Bangladesh and then sell it to China. ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, इसे हम कहेंगे एंटरपोर्ट. तो ये 3 पार्ट हमने देख लिए एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर. चलिए, तो यहाँ पे हमने ट्रेड पार्ट ख़त्म किया कि व्हाट इज़ ट्रेड एक्टिविटी. ठीक है, जो काम करता है, हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने में, गुड्स को मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुँचाने में. नाउ नेक्स्ट इज़ एड्स टू ट्रेड. चलिए, एड्स टू ट्रेड हम स्टडी करेंगे. अब एड्स टू ट्रेड का मतलब हो जाएगा ऐसे बिजनेसेस जो इस ट्रेड एक्टिविटी को होने में हेल्प करते हैं. ठीक है, कस्टमर तक जो गुड्स पहुंचता है उसमें सपोर्ट करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक. दे आर द एक्टिविटीज़ विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट्स स्मूथ exchange of goods and services. The need for aids to trade is felt because traders face some difficulties in smooth conduct of trade. Thus, agencies or activities that facilitate smooth flow of goods from producer to consumer are called as aids to trade. देखिए, अभी कैसा है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स पहुंचाना है कस्टमर तक, लेकिन ट्रेडर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है बीच में. मान लो उसने गुड्स ख़रीदा है बल्क में, अब कस्टमर तक पहुंचाना है, लेकिन उसके पहले उसे गुड्स स्टोर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. तो वेयर हाउसिंग हेल्प करता है. ठीक है, उस गुड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा. ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो लॉस हो सकता है, तो उस लॉस से बचने के लिए, लॉस को कम करने के लिए इंश्योरेंस सर्विस मिलती है. ठीक है, अब ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है ट्रेड का, उसमें एक दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, तो कम्युनिकेशन सर्विस भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है. तो ये सारी सर्विसेज क्या करती है, जो ट्रेडर को प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को हटाने में हेल्प करती है. ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम एक एक. सबसे पहला आता है वेयर हाउसिंग. चलिए, अभी वेयर हाउसिंग की बात हम करेंगे. तो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हेल्प करता है गुड्स को स्टोर करने में. ठीक है, हम क्या करेंगे, गुड्स को वहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं ताकि गुड्स हमारा सेफ़ रहे, उसे कुछ नुकसान ना हो. अब नॉर्मली क्या होगा कि ऐसा तो नहीं है जब डिमांड आएगी मार्केट में तभी हम गुड्स प्रोड्यूस करने बैठेंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला है. फ्यूचर को एंटिसिपेट करके हम गुड्स बना के रखते हैं, अभी से प्रोडक्शन करके रखते हैं, तभी उस गुड्स को स्टोर करके तो रखना पड़ेगा ताकि हम फ्यूचर में उसे सेल कर सके. तो उस स्टोर करने के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है. ठीक है, वहाँ पे हमारा गुड्स प्रॉपरली सेफ रहता है. दूसरी चीज़, वेयर हाउस में फर्दर कुछ प्रोसेस करना हो तो वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि चलो उसमें पैकिंग बाकी है या कुछ और चीज़ें बाकी है, ग्रेडिंग करना है. फूड प्रोडक्ट्स कुछ कुछ रहते हैं जिनको ग्रेडिंग करना है, तो वो सारी चीज़ें भी वेयर हाउस में होती है, वो सारी फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है. एंड ये जो हम वेयर हाउसेस की बात करते हैं वो अलग अलग टाइप के वेयर हाउसेस अवेलेबल होते हैं. अभी मान लो हम पेरिशेबल आइटम की बात करें तो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस होता है जो पर्टिकुलरली वैसे ही प्रोडक्ट्स के लिए बनता है. तो ये जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बिजनेसेस को. नाउ वेयर हाउसिंग इट रिमूव्स टाइम डिफ़िकल्टी. ये टाइम डिफ़िकल्टी को रिमूव करता है. ठीक है, मतलब फ्यूचर में हमें जो गुड्स सेल करना है
ठीक है, उसके लिए हमने आज की डेट में बना के रखा है, प्रोडक्शन करके रखा है, तो ये जो टाइम गैप है उसे वो दूर करने में हेल्प करता है। इट रिमूव्स टाइम डिफ़िकल्टी। इन टुडेज़ वर्ल्ड प्रोडक्शन इज़ अंडरटेकन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। फ्यूचर के बारे में सोच के हम गुड्स को बना देते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं। गुड्स आर नॉट कंज्यूम इमीडिएटली गुड्स कंज्यूम नहीं होता है immediately after production. Therefore, goods need to be stored in warehouses till they are demanded. Some important advantages of warehousing are, कौन से advantages है? It enables supply of seasonal goods throughout the year. कुछ प्रोडक्ट्स जो ऐसे होते हैं जो सीजनल है वो हमें पूरे साल भी मिल सकते हैं वेयरहाउसिंग फैसिलिटी के ज़रिए। Now next is it protects and preserves the goods from damage and spoilage. गुड्स को वो डैमेज होने से बचाता है, ख़राब होने से भी बचा लेता है। Now next is ट्रांसपोर्ट। चलिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट, एक जगह पे गुड्स बन गया है, मैन्युफैक्चर हो गया है, लेकिन कस्टमर तक पहुंचाना है। अब दोनों की प्लेस तो अलग अलग होती है, ठीक है, तो गुड्स वहाँ से कस्टमर तक जो पहुँचता है, मैन्युफैक्चरर से पहले जाएगा होलसेलर के पास, वहाँ से रिटेलर, वहाँ से कंज्यूमर, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उसे हेल्प करता है गुड्स को मूव करने में एक जगह से दूसरी जगह पे। अभी ट्रांसपोर्ट के भी बहुत सारे मोड्स अवेलेबल है। रोड ट्रांसपोर्ट रहता है, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। कोई भी मोड यूज़ करके जो बिज़नेस को सूटेबल है वो यूज़ करके गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। अब जब हम एक्सटर्नल ट्रेड की जब हम बात करेंगे तो मोस्टली वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, एंड बाकी इंटरनल ट्रेड की बात करेंगे तो रोड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है या रेल भी मोस्टली यूज़ होता है। नाउ ट्रांसपोर्ट इट सॉल्व्स प्लेस यूटिलिटी। ये प्लेस डिफ़िकल्टी, प्लेस की जो डिफ़िकल्टी इसे हटाता है ये। देयर इज़ प्लेस गैप फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। Goods produced in one corner of the country or globe may be required for consumption at the other part. Transport fills the place gap. Transport क्या करता है? Place gap को दूर करता है। Now some of the important advantages of transport are, it facilitates distribution of goods. Of course transport ही ज़रूरी है, सबसे पहला तो गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो। It enables marketers to expand market. मार्केट एक्सपांड करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कोई लोकल शॉप है, ठीक है, वो क्या करती है, उसके लोकल एरिया में गुड्स को सेल कर रही है। अब उसे किसी और एरिया में भी ट्राई करना है, उसे लगता है कि चलो किसी दूसरे मार्केट में भी हमारा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, तो वो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए उस मार्केट तक उसका गुड्स पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट एक्सपांड करने का एग्जाम्पल कि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हम नए नए मार्केट तक भी पहुंच सकते हैं, विद इन कंट्री हो या आउटसाइड कंट्री, कहीं पे भी। चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रांसपोर्ट जो है एड्स टू ट्रेड में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन। अब ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है, मैन्युफैक्चरर के पास जो गुड्स अवेलेबल हुआ है, उसने बनाया है और वो कंज्यूमर तक पहुंचने वाला है। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, होलसेलर के पास जाएगा, रिटेलर के पास, कंज्यूमर के पास जाएगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला तो चलो मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाया है तो वो कंज्यूमर को पता चलेगा, वो एडवर्टीज़मेंट करेगा, ठीक है, कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेगा कि कौन सा गुड्स अवेलेबल है। दूसरी चीज़, कंज्यूमर को गुड्स चाहिए तो वो भी ऑर्डर प्लेस करेगा, अलग अलग मोड से खुद लेने जाएगा, कम्युनिकेट करेगा, या फ़ोन पे बताएगा, या इंटरनेट पे ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, किसके बीच में, सबके बीच में। अब जब ऑर्डर प्लेस हो गया है तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस, ऑर्डर प्रोसेस किया जाएगा, तो वो भी स्टार्ट से लेके मैन्युफैक्चरर के पास से कंज्यूमर तक पहुंचने वाला है जब ऑर्डर प्रोसेस होगा। तो ये कैसे होगा, कम्युनिकेशन के ज़रिए।
सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑर्डर प्रोसेस हो पाएगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन के भी अलग अलग मोड्स अवेलेबल होते हैं, उसके ज़रिए कम्युनिकेशन किया जाता है। नाउ कम्युनिकेशन, इट फैसिलिटेट्स ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, it involves transfer of messages from one person to another and from one place to another। ठीक है, उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। इट कैन बी ओरल और इन राइटिंग, ये कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, राइटिंग भी हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस थ्रू टेलीफोन और इन पर्सन। रिटन कम्युनिकेशन इज पॉसिबल थ्रू लेटर्स, फैक्स, ईमेल्स एक्सेट्रा। ठीक है, ओरल हम बात करें तो हमने कहा कि कस्टमर ने टेलीफोन पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, या खुद जाके शॉप में जाके शॉपकीपर को कहा क्या क्या गुड्स चाहिए, ओरल कम्युनिकेशन हो गया। एंड रिटन की हम बात करेंगे तो लेटर्स हो सकते हैं, फैक्स, ईमेल के ज़रिए बताया जाएगा। बिजनेसेस में क्या होता है, ईमेल्स किए जाते हैं, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग के लिए, या तो फिर आजकल इंटरनेट पे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये सारा आ जाएगा रिटन कम्युनिकेशन में। चलिए, एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, क्या क्या फ़ायदे हैं कम्युनिकेशन के। इट फैसिलिटेट्स क्विक ट्रांसफ़र ऑफ मैसेजेस, फटाफट से मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन कैन बी टेकन, जैसे ही इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है फटाफट से डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, अब ओरल में तो सबसे फास्ट होगा, जैसे ही मान लो बायर ने बताया कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तुरंत ही शॉपकीपर क्या करता है, प्रोडक्ट देने लगता है या सर्विस देने लगता है। रिटर्न में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंची सेलर के पास, वो क्या करेगा, तुरंत ही ऑर्डर प्रोसेस करने लगेगा। तो क्विक डिसीजंस कैन बी टेकन। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। चलिए, अभी इंश्योरेंस की ज़रूरत कब पड़ती है। अब फ्यूचर की हम बात करें तो फ्यूचर अनसर्टेन है, हमें सबको पता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है हम नहीं जानते। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी आ सकती है, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो बीच में एक्सीडेंट हो गया, हमारा गुड्स डैमेज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बिजनेस का लॉस हो सकता है। मान लो वेयर हाउस में हमने गुड्स को स्टोर करके रखा हुआ है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, गुड्स ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो इन चीज़ों में इस केस में क्या होता है, जो लॉस हुआ है हमारा, उस लॉस की वजह से हमारा बिजनेस या तो उस टाइम पे रुक सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि फिर थोड़े टाइम के लिए कुछ हम उसे स्टॉप कर दें, या पूरा ही बिज़नेस बंद हो जाए। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या हेल्प करती है कि उस टाइम जो लॉस हुआ है हमारा, वो उस लॉस को रिकवर करके हमें दे देती है, ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। ये काम होता है इंश्योरेंस सेक्टर का। नाउ इट मिनिमाइजेस द रिस्क। जब रिस्क की बात आती है तो हमें इंश्योरेंस को याद करना है। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू रिस्क, विदाउट रिस्क तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। सर्टन रिस्क कैन बी इंश्योर्ड। There are other risks such as risk of loss due to price change, worker strike, etc. which cannot be insured. सारे रिस्क को हम इंश्योर्ड नहीं कर सकते। अब जब हम ऐसा बोले कि लॉस बाय फायर होगा तो हम उसे इंश्योरेंस ले सकते, एक्सीडेंट की बात आए तो हम उसका भी इंश्योरेंस ले सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों का हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते। जैसे कि मार्केट में कॉम्पिटिटर ने प्राइस चेंज कर दिया, देखिए प्राइस चेंज का लॉस, वर्कर स्ट्राइक हो गई, फैशन चेंज हो गई कंज्यूमर की, और कंज्यूमर ने हमारा प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आ गए, तो ये सारी चीज़ों का हम इंश्योरेंस नहीं ले सकते। नाउ रिस्क सच एज लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा कैन बी इंश्योर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनीज। नाउ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस आर, it covers the loss on account of insurable risk, and दूसरा है it enables firm to expand business. yes, business is ये expansion करने में help करता है। जब भी कोई रिस्क एक्चुअल में हो जाता है तो उस टाइम पे बिजनेस स्टॉप नहीं हो जाता, वो चलते ही रहता है। ये हो गया इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट वन इज बैंकिंग। बैंकिंग, अभी कोई भी बिजनेस विदाउट
कैपिटल, या हम कहेंगे विदाउट मनी तो चलेगा ही नहीं, पैसे तो चाहिए ही चाहिए बिजनेस में, ठीक है। तो अभी ये जो फंड रिक्वायर्ड होता है या कैपिटल रिक्वायर्ड होता है वो हमें बैंकिंग के ज़रिए मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल मिलता है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, एंड उन पैसों को जो हम यूज़ करते हैं वो भी हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस को चलने में। छोटे से छोटा बिज़नेस हो तो भी उसे बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करना ही पड़ता है। एंड दूसरी चीज़, हमें जो पेमेंट्स करने होते हैं एवरी डे, या हमारे पास जो रिसीट आती है कस्टमर्स की, वो भी बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ करके हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सारे ही कैश पेमेंट या कैश रिसीट यूज़ करने जाएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिज़नेस मैनेज करना। नाउ इट सॉल्व्स प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। Banks help businessmen to receive and to pay money for business transactions. The businessmen also require short-term and long-term fund. दोनों ही तरह के funds required होते हैं business में. Banks provide such funds to businessmen. Some of the important advantages of banking are, कौन कौन से advantages होते हैं banking के? It facilitates receipts and payments. It provides short-term and long-term फाइनेंस। ये दोनों एडवांटेजेस है बैंकिंग फैसिलिटी के। नाउ नेक्स्ट वन इज एडवर्टाइजिंग। अभी एडवर्टाइजिंग क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स बनाया है या सर्विस प्रोवाइडर है वो जो सर्विस देना चाहता है, अब उसकी इंफॉर्मेशन मिलनी तो चाहिए कस्टमर को पता तो होना चाहिए कि कौन सी टाइप का गुड्स अवेलेबल है या सर्विस अवेलेबल है, क्या प्राइस पे अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है, कौन सी प्लेस पे अवेलेबल है, कौन कौन सी ऑफ़र्स है, क्या डिस्काउंट्स है। ये सारी ही इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है थ्रू एडवर्टाइजिंग। अब ये एडवर्टाइजिंग अलग अलग मोड्स के ज़रिए हो सकता है, या टीवी हो या फिर न्यूज़पेपर हो या फिर इंटरनेट हो, या कोई भी तरीके से एडवर्टाइजिंग को किया जाता है। नाउ इट फिल्स द नॉलेज गैप। द गुड्स आर प्रोड्यूस एट वन प्लेस एंड कंज्यूम्ड एट सेवरल अदर प्लेसेस। ड्यू टू एडवर्टाइजिंग people become aware of the products. Advertising can be done through various media such as radio, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, टीवी, आउटडोर एक्सेट्रा। बहुत सारे मोड्स हैं जिनके ज़रिए हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग इंक्लूड, इट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स। कस्टमर को ये अवेयर करता है अबाउट प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज। नेक्स्ट इज इट बिल्ड्स अ गुड ब्रांड इमेज। प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज भी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाएगा? ये कस्टमर को प्रोडक्ट के या सर्विसेज के बेनिफिट्स बताएगा कि प्रोडक्ट्स किस तरीके से अच्छा है, या प्राइसिंग कैसी है, या क्या क्या ऑफर्स दिए जाते हैं, कि तो ब्रांड इमेज भी बढ़ाता है। ये क्या हो गया हमारा 6th एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज सेल्समैनशिप। चलिए, सेल्समैनशिप का मतलब होता है पर्सनल सेलिंग करना कंज्यूमर्स को, दैट इज सेल्समैनशिप। नाउ इट फैसिलिटेट्स पर्सनल सेलिंग। सेल्स फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बुक रीडर्स फ्रॉम डीलर्स और कस्टमर्स। नाउ सम ऑफ द important advantages of salesmanship are, the salesmen provide information to buyer, they convince and persuade buyer to buy the goods. जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो क्या होता है, कस्टमर एडवर्टीज़मेंट देखता है या पढ़ता है न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे, तो उसके बाद अभी कस्टमर कन्विंस होता है नहीं होता है वो अलग बात है, ठीक है। वहाँ पे कैसा इन्फॉर्मेशन पहुँच गई कस्टमर तक। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेल्समैनशिप में सेल्समैन खुद पर्सनली जाएगा कस्टमर के पास, उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताएगा, बेनिफिट्स बताएगा, ऑफर्स बताएगा, ठीक है। एंड वो पूरी ट्राई करेगा कस्टमर को कन्विंस करने की कि वो उसके पास से प्रोडक्ट बाय कर ले, ठीक है। तो ये हो जाता है सेल्समैनशिप। नाउ नेक्स्ट वन इज मर्केंटाइल एजेंट। चलिए, द मर्केंटाइल एजेंट एक्ट एज इंटरमीडियरीज बिटवीन बायर एंड सेलर।
द एजेंट रिमूव पर्सनल कॉन्टैक्ट डिफिकल्टीज. मर्केंटाइल एजेंट facilitate personal contact between buyer and seller. Now there are several types of mercantile agents such as factors, brokers, commission agent, auctioneers etc. देखिए ये क्या करते हैं मर्केंटाइल एजेंट, बायर एंड सेलर को मिलाते हैं. ठीक है, अभी कोई बायर है जो पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उसे ख़रीदना है. सामने सेलर है जिसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल करना है. ठीक है, दोनों को एक दूसरे का पता नहीं है. अब ये एजेंट क्या ट्राई करेगा, दोनों को मिलाने की. मान लो किसी को घर चाहिए रेंट पे, ठीक है, और किसी सामने वाले पर्सन को रेंट पे देना है. ठीक है, बायर एंड सेलर दोनों को मिलाने का काम करेगा, लेकिन उसके लिए वो क्या करेगा, पर्टिकुलर कमीशन चार्ज करेगा उन लोगों से या कुछ चार्जेस लेगा. एंड अलग अलग टाइप के मर्केंटाइल एजेंट होते हैं, जैसे हम कहेंगे फैक्टर्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट, ऑक्शनर्स एक्सेट्रा. नाउ सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मर्केंटाइल एजेंट आर द एजेंट एक्ट्स एज लिंक बिटवीन द बायर एंड सेलर. एंड नेक्स्ट इज द सेलर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग. सेलर क्या कर सकता है, उसे बायर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो फोकस करेगा उसके प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ पे. चलिए, तो ये हो गया सबसे लास्ट, मर्केंटाइल एजेंट भी हमने पढ़ लिया. ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट आता है यहाँ पे सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना. एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.